हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम क्लास 12th का जो आपका चैप्टर है, फिजिक्स का जो चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, वो कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एवरेज पावर निकाला था। ठीक है, एवरेज पावर निकाला था किसके लिए? एक ऐसे सर्किट के लिए जिसमें आपका रेजिस्टेंस लगा था। फिर हमने क्या निकाला था? एवरेज पावर निकाला था, यानी जो आपकी शक्ति है किससे रिलेटेड? एक ऐसे सर्किट, ऐसे परिपथ से रिलेटेड जो जिसपे आपका एक जो आपका L यानी इंडक्टर, ठीक है, जिसमें आपका इंडक्टर या एक प्रेरक लगा हुआ। फिर हमने बात की थी एवरेज पावर की, ठीक है, जो आपकी औसतन शक्ति है किसकी? आपके ऐसे सर्किट की, ठीक है, ऐसे सर्किट की, ऐसे परिपथ की जिसपे आपका कैपेसिटर लगा था। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं, हमने पिछले जो लेक्चर्स थे, जो अपने सब्जेक्ट्स पढ़ा था, हमने जितने भी लेक्चर्स देखे थे, हमने अलग अलग करके पहले हमने एसी सर्किट का जो जिसपे आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस लगा है, उसके बारे में बात की थी, उसकी वोल्टेज और करंट के बारे में बात की थी। फिर हमने एक ऐसे एसी सर्किट की बात की थी जिसपे आपका L यानी इंडक्टर लगा हुआ था। उसी तरीके से हमने फिर एक ऐसे सर्किट की बात की थी जिसपे कैपेसिटर लगा। इसके बाद हमने बात की थी एक आरएलसी सर्किट की। उसमें हमने उसकी वोल्टेज यानी वोल्टता और करंट यानी I दोनों निकाला था। उसी चेन में कंटिन्यू करते हुए हम अब जब हमने अभी तक जो पावर पढ़ी वो हमने ऐसे सर्किट की पढ़ी जिसपे रेजिस्टेंस लगा था। फिर हमने पढ़ा ऐसे सर्किट के बारे में जिसपे आपका क्या लगा हुआ था? इंडक्टर लगा हुआ था, प्रेरक लगा था। फिर हमने एक ऐसे सर्किट के बारे में बात करी, ऐसे सर्किट की पावर की बात करी जिसपे कैपेसिटर लगा था। तो अब हम बात करते हैं एक ऐसे सर्किट की जिसमें हमारा R, L, C यानी रेजिस्टर, आपका L यानी इंडक्टर और C यानी कैपेसिटेंस लगा, यानी प्रतिरोध। ठीक है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, आपका प्रेरक और आपका कैपेसिटेंस लगा। तो ये आपका सर्किट है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सर्किट है, इसका जो सोर्स है, ठीक है, जो आपका ईएमएफ का सोर्स है या जो वोल्टता का जो स्रोत है, वो एक एसी करंट सोर्स है, यानी प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत यहाँ पे आपको लगाया गया है। फिर जो ये आपका जो ये सोर्स है, ये वायर्स के थ्रू कनेक्टेड है एक रेजिस्टर से। ठीक है, एक रेजिस्टर जो कि इसे रेजिस्टेंस देगा, एक कैपेसिटर, ठीक है, और एक आपका इंडक्टर। इन तीनों से ये कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं। हमें इसमें क्या निकालना है? एवरेज पावर निकालनी, कि इसमें जो आपकी एवरेज पावर होगी, औसतन जो शक्ति होगी, वो क्या होगी इस सर्किट के लिए, वो हमें निकालनी है। तो जैसे कि हमने पहले या अपने लास्ट लेक्चर में जब हम ऐसे सर्किट के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें आपका रेजिस्टर यानी प्रतिरोध, इंडक्टर यानी आपका प्रेरक और कैपेसिटेंस लगे थे, उनकी आपने करंट और वोल्टेज पढ़ी थी या ईएमएफ पढ़ा था। तो अब हम उन्हीं इक्वेशन को जो हमने उस लेक्चर में डिराइव किए थे, उन्हीं इक्वेशन का यूज करके हम आगे इसका पावर निकालेंगे। तो हम ये जानते हैं, हमने ये पढ़ा है कि जो हमारा ये सर्किट है, ठीक है, इसमें जो आपकी E है यानी ईएमएफ है, हमने ये पढ़ा है जो हमारा आरएलसी सर्किट होता है, यानी एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें आपका क्या लगा है? आपका वोल्टेज, आपका R यानी रेजिस्टेंस, L यानी इम्पीडेंस, R यानी रेजिस्टेंस और आपका इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों लगे हैं। इसके लिए जो आपका ईएमएफ है, E है, उसकी वैल्यू है E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन। ये हमने जब हमने इस सर्किट के बारे में, एसी सर्किट के बारे में पढ़ा था, तो हमने ईएमएफ
निकाला था कि हमारा जो ईएमएफ होता है या वोल्टेज होती है उसकी वैल्यू ये होती है, जहाँ पे आपका ई नॉट क्या होता है, मैक्सिमम ईएमएफ या मैक्सिमम वोल्टेज होता है। अब हम ये जानते हैं, हमने ये देखा था फेजर डायग्राम में, देखा था कि इस सर्किट के लिए, ठीक है, इस सर्किट के लिए हमने फेजर डायग्राम ये देखा था कि जो आपका करंट होता है वो पीछे चलता है ईएमएफ के एक फेज डिफरेंस से, ठीक है। तो हमने उस फेज डिफरेंस को फाई माना था, यानी कि इस केस में जो आपका करंट आएगा यानी I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो ये क्या आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई या दूसरी इक्वेशन आ गई। अब जब हम पावर की बात करते हैं, ठीक है, पावर की बात करते हैं, तो उससे पहले हम ये निकालेंगे कि एक छोटे से टाइम पीरियड में, ठीक है, एक छोटे से समय में कितना वर्क किया। तो हम ये जानते हैं dw/dt बराबर होता है आपका ई आई के, यानी ई इंटू आई के बराबर होता है। अब हम यहाँ पे ई की वैल्यू यानी ईएमएफ की वैल्यू और आई यानी करंट की वैल्यू रखेंगे, तो हमारा dw/dt इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो आपने ये इक्वेशन यहाँ पे रख देनी है और ये इस तरीके से आपके पास यह है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये आपका साइन ओमेगा टी माइनस फाइव है, इस पे आप क्या लगाएंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। आप जानते हैं साइन ए माइनस बी बराबर होता है आपके साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के। तो इसको आप अपने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, यानी जो आपका dw हो जाएगा dw/dt, ये हो जाएगा आपका ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। तो आपका जो एक स्मॉल वर्क है या फिर इंस्टेंटेनियस वर्क डन जो है वो उसकी इक्वेशन ये है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे और जो ये बाहर जो ये आपकी टर्म आई है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास dw/dt आएगा बराबर ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी साइन फाइव। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन है ई नॉट आई नॉट कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन फाइव, ये इस तरीके से आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपनी सेकेंड टर्म्स देख सकते हैं, ए नॉट आई नॉट कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अगर हम इस सेकेंड टर्म में 2 को मल्टीप्लाई करें और फिर 2 को डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं। ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2, यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कॉस ओमेगा टी
साइन ओमेगा टी यहाँ पे ले लेंगे आप, और साइन फाई। अब हम ये जानते हैं, आप ये जानते हैं, आपके पास एक फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है आपका साइन 2 थीटा के। अगर आप इसको शफल कर दें, यानी आगे पीछे कर दें इसको, टर्म्स को, और इस फॉर्मूले की तरह इसे बना दें, तो आपके पास तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब इसमें आप इस फॉर्मूले को पुट कर देंगे यहाँ पे, यानी आपका जो फॉर्मूला होगा या आपकी जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, dw बाई dt ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2, ठीक है, ई नॉट आई नॉट बाई 2। अब इस जो ये टर्म है आपकी, ये वाली टर्म है, इसके जगह आप क्या रख देंगे, इस इक्वेशन को, इस फॉर्मूले को रख देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर टर्म साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। अब जो आपका इस टर्म में dt है, इसे हम राइट हैंड साइड में ले जा लेते हैं, तो हमारे पास dw हो जाएगा ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई इंटू dt। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं टोटल वर्क की, यानी जब हम बात करेंगे टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन यानी जिसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपका W बराबर इंटीग्रेशन 0 से t, ठीक है, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई dt माइनस 0 टू t ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी साइन साइन फाई dt। अब आप क्या करेंगे, अब हम जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर ले लेंगे। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका जो इसमें से cos फाई है ये बाहर आ जाएगा, और आपका ई नॉट आई नॉट भी बाहर आ जाएगा, तो आपका सिर्फ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। ई नॉट आई नॉट cos फाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt माइनस 0 टू t ई नॉट आई नॉट बाई 2, और जो आपकी सेकेंड टर्म है इसमें आप क्या करोगे, जो आपकी इसमें कांस्टेंट टर्म है, यानी जो आपका ई नॉट आई नॉट बाई 2 है और साइन फाई है, इसे बाहर ले लोगे, इंटीग्रेशन 0 टू t साइन 2 ओमेगा टी dt। अब हम क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेट करेंगे, तो इनको हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर देते हैं इन दोनों टर्म को। तो हम क्या देखेंगे कि जो अगर आप इंटीग्रेशन करते हो
0 से t का साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। तो आप क्या करोगे, इन्हें इंटीग्रेट करोगे। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी t/2। और जब आप सेकेंड टर्म यानी 0 to t साइन ओमेगा टी dt जो होता है वो आपको पता है ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए हम ले रहे हैं। तो 2 ओमेगा टी के लिए भी ये 0 होगा, यानी जो आपकी W की वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी E0 I0 cos फाई। ठीक है, ये आपकी टर्म बाहर जो बाहर है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी ये टर्म है, ये हमने लिख दी एज इट इज। और अंदर की जो आपकी टर्म है वो सिर्फ आपकी ये वाली टर्म बची। तो फाई इंटू t/2। तो जो आपकी दूसरी टर्म है वो तो 0 हो गई। तो यानी जो आपका वर्क डन आया वो आया E0 I0 cos फाई t/2। अब हम बात करते हैं एवरेज पावर की। या P की, P जो होता है बराबर W/T होता है। तो आपकी W की वैल्यू कितनी आई है, E0 I0 cos फाई। ठीक है, W की वैल्यू आई है E0 I0 cos फाई t/2 इंटू 1/t। तो आपका T से T कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, P इक्वल्स टू E0 I0 cos फाई 1/2। तो 1/2 जब हम स्प्लिट करेंगे, इसे तोड़ देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा E0 I0 cos फाई। इसको आप जब तोड़ेंगे तो ये अंडर दी रूट 2 को आप अंडर दी रूट 2 इंटू अंडर दी रूट 2 करके लिख सकते हो। तो यानी कि जो आपका P की वैल्यू आएगी E0/√2 I0/√2 cos फाई आएगी। ठीक है, ये आपकी इस तरीके से आएगी। तो हम ये जानते हैं कि जो आपका E0/√2 है और आपका I0/√2 है, ये क्या होती है, आपकी RMS वैल्यू होती है। E0/√2 आपकी RMS वैल्यू है EV की। तो ये EV बराबर हम E0/√2 लिख ले सकते हैं, यानी E0/√2 की जगह हम EV रख सकते हैं, जो कि RMS वैल्यू है EMF की। इसी तरीके से I0/√2 की जगह हम IV रख सकते हैं, जो कि RMS वैल्यू है I की। I0/√2 क्या होता है, आपका RMS वैल्यू होती है करंट की, तो हम IV रख सकते हैं। तो P की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी EV IV cos फाई। तो जो आपका एवरेज पावर है, ठीक है, औसतन शक्ति जो है एक पूरी कंप्लीट साइकिल की, एक पूरे कंप्लीट चक्र की, वो कितनी आई है आपकी P इक्वल्स टू EV IV cos फाई। जहाँ EV IV क्या है, आपकी RMS वैल्यू है EMF की, यानी वोल्टता की, और IV जो है आपकी RMS वैल्यू है करंट की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पावर फैक्टर। ठीक है, हम किसकी बात करें, पावर फैक्टर की बात करते हैं हम, यानी शक्ति गुणांक की बात करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं हमने P की वैल्यू निकाली अभी RLC सर्किट के लिए, जो कि P बराबर EV IV cos फाई था। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पावर फैक्टर निकालेंगे। तो हम ये जानते हैं, हमने अभी ये देखा है कि P की वैल्यू कितनी है, पावर EV IV cos फाई। तो ये आपकी क्या है, पावर की वैल्यू है EV IV cos फाई।
तो आप जानते हैं ईवी आईवी क्या हो गया, आपका पावर हो गई। ईवी मतलब जो आपकी ईएमएफ है, आरएमएस वैल्यू है ईएमएफ की, ईवी हो गई। और आईवी जो हो गई वो आपकी क्या हो गई, आरएमएस वैल्यू हो गई करंट की। और कॉस फाई जो है, फाई जो है वो एंगल है किसके बीच में, आई और ई, आई और ई के बीच में जो एंगल है वो फाई है। अब हमें क्या निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है। यानी जो आपका शक्ति गुणांक होता है वो निकालना है। तो जो आपका पावर फैक्टर है वो बराबर होता है ट्रू पावर, यानी जिसे हम P से दिखाते हैं, अपॉन एपरेंट पावर। यानी ईवी आई, ट्रू पावर और एपरेंट पावर। अब आप जानते हैं कि अगर हम इसको यहां डिनोमिनेटर में ले जाएं, यानी ट्रू पावर अपॉन ईवी आईवी, अगर हम ऐसे करें तो हमारे पास इन दोनों का रेशियो कितना आता है, कॉस फाई। तो ये आपका क्या है, कॉस फाई पावर फैक्टर। और आप पावर फैक्टर को कैसे लिख सकते हैं, पावर फैक्टर इक्वल्स टू आर अपॉन, आर क्या हो गया आपका, रेजिस्टेंस, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। जो पावर फैक्टर होता है वो आपका आर अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर होता है। और हम ये जानते हैं कि फॉर नॉन इंडक्टिव सर्किट, यानी एक नॉन इंडक्टिव सर्किट के लिए, या हम ऐसे बात करें, यानी रेजिस्टिव सर्किट के लिए जो हमारा पावर फैक्टर होगा वो जो आपका इंडक्टिव सर्किट होता है उसके लिए एक्सएल बराबर एक्ससी के होता है। अब हम एक्सएल और एक्ससी बराबर रख देंगे तो हमारे पास पावर फैक्टर क्या आ जाएगा, आर अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, यानी ये दोनों बराबर है तो ये आपका 0 हो जाएगा। यानी आर अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस 0, यानी आर अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर, मतलब आर अपॉन आर, जो कि बराबर हो जाता है 1 के। अब जब हम बात करते कि पावर फैक्टर की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक इंडक्टिव नॉन इंडक्टिव सर्किट के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी ऐसे रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका पावर फैक्टर होता है कॉस फाई होता है और यहाँ पे हमारी वैल्यू 1 आई है, ठीक है। तो जो आपका कॉस की वैल्यू 1 किस केस में होती है, जब आपकी फाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। तो उस केस में आपकी जो कॉस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यानी इस केस में, रेजिस्टिव केस में जो, या रेजिस्टेंस के केस में, जब आपके किसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा है तो आपका जो पावर फैक्टर होता है वो 0 डिग्री होता है। अगर हम पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, तो इस केस में जो आपका
सर्किट होगा वो कैसा होगा, प्योर इंडक्टर, या फिर हो सकता है वो क्या हो, प्योर कैपेसिटिव हो। यानी कि जो आपकी फाई की वैल्यू है वो 90 डिग्री है या 90 डिग्री है। यानी आपका पावर फैक्टर कितना आएगा इसमें, जैसे कि अभी हमने निकाला था cos 90 डिग्री यानी 0 होगा। जैसे कि हमने पावर फैक्टर जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, पावर निकाली थी, तो पावर कितनी आई थी इंडक्टर के केस में, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर के केस में हमारी पावर 0 आई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका cos 90 कितना होता है, 0 होता है, यानी जो उनके बीच में फाई यानी फेज डिफरेंस है वो 90 का है। तो जो आपका पावर फैक्टर आएगा वो इसके लिए भी कितना आएगा, आपका मैक्सिमम आएगा। यानी जो आपका P आ रहा है इसमें EV IV cos 90 डिग्री, आप देख सकते हैं ये 0। द क्वांटिटी cos फाई, जैसे कि मैंने अभी डिराइव किया, हमने अभी निकाला cos फाई की वैल्यू, तो जो आपका ये cos फाई होता है क्या होता है, वो क्या होता है आपका पावर फैक्टर। द क्वांटिटी cos फाई इज कॉल्ड द पावर फैक्टर। अब केस 1 जैसे कि अभी हमने देखा रेजिस्टिव सर्किट के लिए, जैसे हमने डिराइव किया, तो जो आपका केस 1 है रेजिस्टिव सर्किट, यानी एक ऐसा सर्किट, एक ऐसा एसी सर्किट जिसमें रेजिस्टर लगा है या प्रतिरोध लगा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो इस केस में फाई कितना होता है आपका, 0 होता है, जैसे हमने अभी निकाला, अभी डिराइव किया, फाई की वैल्यू 0 होती है, यानी cos फाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर डिसिपेट करेगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन होगा। इसी तरीके से अगर हम केस 2 की बात करें, जैसे अभी हमने केस 2 की बात करी, जब हम प्योर इंडक्टिव यानी ऐसा सर्किट की बात कर रहे थे जिसमें क्या लगा है, प्रेरक लगा है, ठीक है, या ऐसे सर्किट की बात कर रहे थे जिसमें कैपेसिटर लगा है, उसकी जब हम बात कर रहे थे, तो हम ये जानते हैं, हमने ये भी देखा है और हमने अभी निकाला भी है कि इसमें फेज डिफरेंस π/2 होता है, इसके बीच में आपका जो वोल्टेज होता है और करंट होता है, यानी जो आपका ईएमएफ है वोल्टता है, और जो करंट है यानी आई, यानी धारा जो है, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, π/2 का फेज डिफरेंस है। तो इसलिए जो आपका cos फाई होता है, आप जानते हैं cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए cos फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी इससे कोई भी पावर डिसिपेट नहीं होगी, यानी इसका पावर फैक्टर 0 हो जाएगा या पावर 0। अब दिस करंट इज समटाइम रेफर्ड टू एज वॉटलेस करंट। इसी करंट को हम क्या कहते हैं, वॉटलेस करंट कहते हैं। यानी जो इस तरीके का सर्किट है जो कि प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव है, उसमें जो करंट, ठीक है, जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वजह से जो पावर है वो 0 है, इस कारण हम इस करंट को वॉटलेस करंट। केस 3 एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट जैसे अभी हमने देखा, इसमें आप जानते हैं फाई में बी नॉन जीरो इन आरएल और आरसी और आरसीएल सर्किट। तो जो आपका आरसीएल सर्किट होता है इसमें फाई की वैल्यू नॉन जीरो होती है। इवन इन सच केसेस पावर इज डिसिपेटेड ओनली इन द रजिस्टर। यानी जो आपका एलआरसी सर्किट या एलसीआर सर्किट होता है, इसमें जो पावर डिसिपेट होती है वो सिर्फ रजिस्टर में होती है, ठीक है, यानी जहाँ पे रेजिस्टर लगा है, प्रतिरोध लगा है, वहीं पे आपकी पावर डिसिपेट होती है, यानी जो आपकी शक्ति है वो डिसिपेट होती है। अब हम केस 4 की बात करें, यानी पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। अब हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने रेजोनेंस पढ़ा था तो हमने देखा था कि रेजोनेंस में एक्सी माइनस एक्सएल जो है वो 0 है, यानी एक्सी बराबर आपके एक्सएल से, यानी जो फाई है यानी फेज डिफरेंस क्या है आपका 0 है।
इस कारण जो आपकी cos फाई है, ठीक है, यानी cos फाई है यानी cos 0, आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जो आपका पावर आएगा वो 12z और 12r इसके बराबर आएगा, यानी मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन अ सर्किट, किससे, R से, LCR की बात करें यानी रेजिस्टर से मैक्सिमम जो पावर है वो डिसिपेट होगी रेजोनेंस में यानी अनुनाद। आशा करती हूँ आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ जो मैंने आपको आज पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। आप इसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए 2-3 बार, और इसके जो आगे के क्वेश्चन आंसर्स है उनको आप कीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी होगी वो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए थैंक यू और हैव अ नाइस डे।